ये आदर्श पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आदर्श पुष्प का डिफिनीशन, वह पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं उन्हें आदर्श पुष्प कहते हैं। फिर से एक बार, वह पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं उन्हें आदर्श पुष्प कहते हैं। जैसे पुष्प के जो चार भाग हैं, फर्स्ट नंबर पे है बाह्य दल पुंज, सेकेंड नंबर पे है दल पुंज, थर्ड है पुमंग और फोर्थ है जायांग। अगर किसी भी पुष्प में ये चारों भाग उपस्थित है तो उन्हें आदर्श पुष्प कहा जाता है। बाह्य दल पुंज को कैलिक्स कहते हैं, दल पुंज को कोरोला, पुमंग को एंड्रोसियम और जायांग को गाइनोसियम। ठीक है। अब इसके बाद अंग के अनुसार, मतलब अंग के अनुसार पुष्प को दो भागों में बांटा गया है। आपको पहले भी बताए थे, सहायक अंग और दूसरा है आवश्यक अंग। ये दो प्रकार है, सहायक अंग और आवश्यक अंग। सहायक अंग में कौन कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे है बाह्य दल पुंज और दूसरा है दल पुंज। आवश्यक अंग में पुमंग और जायांग। अब सहायक अंग किसे कहते हैं और आवश्यक अंग किसे कहते हैं? सहायक, नाम में लिखा है सहायक अंग, मतलब प्रजनन की क्रिया में सहायता प्रदान करने वाले अंग को सहायक अंग कहते हैं। ठीक है। वह अंग जो प्रजनन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें सहायक अंग, और वह अंग जो प्रजनन क्रिया में आवश्यक होते हैं उन्हें आवश्यक अंग कहते हैं। मतलब कि जिससे प्रजनन क्रिया होती है उसे आवश्यक अंग कहते हैं, और जो प्रजनन क्रिया में सहायता प्रदान करता है उसे सहायक अंग कहते हैं। तो सहायक अंग में बाह्य दल पुंज और दल पुंज आते हैं, आवश्यक अंग में पुमंग और जायांग। अब इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये जो भाग है इसे पुष्पासन कहते हैं। ये जो हरे रंग का भाग होता है इसे बाह्य दल पुंज, जो रंगीन भाग होता है इसे दल पुंज, ये जो इसका नर जननांग है इसे पुमंग कहते हैं, और जो इसका फीमेल पार्ट है उसे जायांग कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ना है तुम लोग को, 10th वालों को एकदम छोटा सा डिफिनीशन के तौर पे पढ़ना है। तो फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले पुष्पासन, नाम में लिखा है पुष्पासन। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो पुष्प धन आसन, मतलब वह भाग जिस पर पुष्प आश्रित होता है, मतलब पुष्प एक फूले हुए भाग पर आश्रित होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्प एक फूले हुए भाग पर आश्रित होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्पासन के ऊपर आपने देखा होगा कि हरे रंग का भाग होता है, फूल के साइड साइड में हरे रंग का भाग होता है, जो मतलब हरे रंग की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को बाह्य दल पुंज कहते हैं। और किसी भी पुष्प में जो उनकी संख्या होती है 4 या 4 से अधिक होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाह्य दल पुंज की एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। ये जो शब्द लिखा है पुंज, पुंज का मतलब है ग्रुप, मतलब जब हरे रंग की पत्तियों की संख्या 4 से अधिक हो जाती है तो पुंज शब्द का यूज करते हैं। मतलब कि अगर बाह्य दल पुंज लिखा है मतलब पत्तियों की संख्या 4 से अधिक होगी। अगर केवल बाह्य दल लिखा है तो 4 से कम, या तो एक पत्ती के लिए बाह्य दल होगा या 2 पत्ती के लिए। ठीक है।
तो सबसे पहले बाह्य दल पुंज, यह पुष्प का प्रथम चक्र है और इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं और यह पुष्प में प्रजनन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद दल पुंज की बात करें तो आपने देखा होगा कि पुष्प में जितने भी रंगीन पार्ट होते हैं वह उसका दल पुंज होता है। जैसे गुलाब में रेड कलर होता है, व्हाइट रंग होता है, ब्लू रंग का भी गुलाब होता है, तो वो उसका जो रंगीन पार्ट है वही उसका दल पुंज होता है। और किसी भी पुष्प में उसकी संख्या भी 4 से अधिक होती है। अब दल पुंज को इंग्लिश में कोरोला कहते हैं और इसके एक इकाई को पेटल कहा जाता है। The unit of corolla that is known as unit of corolla that is known as petals। मतलब दल पुंज की एक इकाई को दल कहते हैं और इसका भी कार्य है प्रजनन क्रिया में सहायता प्रदान करना। अब इसके आवश्यक अंग की बात करते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है छोटा सा। इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसका जो ये ऊपर का भाग होता है इसे परागकोश कहते हैं और ये जो पॉइंट है जहाँ पर पराग तंतु और परागकोश मिलते हैं इसे संयोजी कहा जाता है। मतलब ये संयोजी ऊतक का बना होता है जो दोनों भागों को आपस में जोड़ता है और ये जो धागेनुमा संरचना है इसे पराग तंतु कहते हैं। तो जो पुमंग होता है, पुमंग के एक इकाई को स्टेमन कहा जाता है और स्टेमन के 3 भाग होते हैं, परागकोश, संयोजी और परागतंतु। ठीक है, और यह एक नर जननांग है जो पुष्प में प्रजनन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। मतलब कि अगर यह पुष्प में नहीं होगा तो प्रजनन की क्रिया नहीं हो सकता। उसके बाद इसके फीमेल पार्ट की बात करते हैं। तो फीमेल पार्ट में देख रहा है, फीमेल पार्ट का जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर है, इसके फीमेल पार्ट को जायांग कहते हैं और जायांग के एक इकाई को कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे, ऊपर जो फूला हुआ भाग है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, जो नली जैसी संरचना है उसे वर्तिका और जो नीचे गोल जैसी संरचना है उसे अंडाशय। और इसी अंडाशय में जो सीड होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जब परागकोश से पराग पर बाहर निकलते हैं और किसी भी माध्यम से ये इसमें आते हैं और यहाँ पर आकर इस बीजाणु से मिलकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है जिसके द्वारा एक नए पादप का निर्माण होता है। तो ये छोटा सा पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा जानना है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आदर्श पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। वह पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भाग स्थित होते हैं उन्हें आदर्श पुष्प कहते हैं। जैसे कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अंगों के अनुसार ये 2 भागों में बांटा गया है, सहायक अंग और आवश्यक अंग। सहायक अंग में बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं, आवश्यक अंग में पुमंग और जायांग आते हैं। अब ये आदर्श पुष्प की संरचना बनाई गई है जिसमें नीचे का भाग को पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन मतलब जिसपे पुष्प आश्रित होता है। उसके बाद आपने देखा हरे रंग का भाग उसमें उपस्थित होता है जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं और इसकी एक इकाई को बाह्य दल। फिर जो पुष्प का रंगीन पार्ट होता है उसे दल पुंज कहते हैं और दल पुंज की एक इकाई को दल कहते हैं। इसके बाद इसके मेल पार्ट को पुमंग कहते हैं और पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग, ऊपर वाले फूले हुए भाग को परागकोश, जहाँ पर पराग तंतु और परागकोश मिलते हैं उन्हें संयोजी कहते हैं और धागेनुमा संरचना को पराग तंतु। फिर इसके फीमेल पार्ट को जायांग कहा जाता है और इसकी एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग, ऊपर फूली हुई संरचना वर्तिकाग्र, नीचे नली जैसी संरचना वर्तिका और नीचे की तरफ जो गोल जैसी संरचना है उसे अंडाशय। और इसी अंडाशय में इसी अंडाशय में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, मतलब कि नए पादप का निर्माण होता है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है जिसके बारे में पढ़ना था। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब।